नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण कश्मीर बच पाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चढ़ाया गया था तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की बलि इन्हें मिली थी। देश प्रेम की सजा और इनकी मृत्यु तक को बना दिया था ऐसा रहस्य जिसे आज तक खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, चर्चा चल रही है कि नकली धर्मनिरपेक्षता की आंधी और हिंदू विरोधी की सुनामी में अपने आप को स्वाहा करके कश्मीर को बचा लेने वाले अमर बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज भी जब और जहाँ ये नारे गूंजते हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उस महापुरुष की याद आ जाती है जिसे पहले जेल और बाद में मृत्यु इसलिए दे डाली गई क्योंकि उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए वहाँ कूच कर देने का ऐलान कर दिया। भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इसके पिता पर सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी जी 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकस इन के उन्होंने 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया। श्री मुखर्जी 1938 तक इस पद में सुशोभित करते रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक रचनात्मक सुधार किए तथा इस दौरान कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड में सक्रिय सदस्य भी रहे। श्यामा प्रसाद जी अपनी माता पिता को प्रतिदिन नियमित पूजा पाठ करते देखते तो वे भी धार्मिक संस्कारों को ग्रहण करने लगे। वे पिताजी के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते, माँ से धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाएं सुनते सुनते उन्हें अपने देश व संस्कृति की जानकारी होने लगी। वे माता पिता की तरह प्रतिदिन माँ काली की मूर्ति की समक्ष बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। परिवार में धार्मिक उत्सव व त्योहार मनाया जाता था तो उसमें पूरी रुचि के साथ वे भाग लेते थे। गंगा तट के मंदिरों में होने वाले सत्संग समारोह में वे भी भाग लेने जाते। आशुतोष मुखर्जी चाहते थे कि श्यामा प्रसाद की अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। उन दिनों कलकत्ता में अंग्रेजी माध्यम में अनेक पब्लिक स्कूल थे। आशुतोष बाबू यह जानते थे कि इन स्कूलों में लॉर्ड मैकाले की योजना अनुसार भारतीय बच्चों को भारतीयता के संस्कारों से काटकर उन्हें अंग्रेज़ों के संस्कार देने वाली शिक्षा दी जाती है। उन्होंने एक दिन मित्र के साथ विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि बालकों तथा किशोरों को शिक्षा के साथ साथ भारतीयता के संस्कार देने वाले विद्यालयों की स्थापना कराई जानी चाहिए। उनके अनन्य भक्त विश्वेश्वर मित्र के योजना अनुसार मित्र इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भवानीपुर में खोले गए इस शिक्षण संस्थान में बंगाल तथा संस्कृत भाषा की भी अध्ययन कराया जाता था। श्यामा प्रसाद को किसी भी अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में दाखिल दिलाने की बजाय मित्र इंस्टीट्यूट में प्रवेश दिलाया गया। आशुतोष बाबू की प्रेरणा से उनके अनेक मित्रों ने अपने पुत्रों के इस स्कूल में दाखिल दिलाया। वे स्वयं समय समय पर स्कूल पहुंचकर वहां के शिक्षक से पाठ्यक्रम के विषय में विचार विमर्श किया करते थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की पहली सरकार बनी थी। जब नेहरू लियाकत पैकेट हुआ तो उन्होंने और बंगाल में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने जनसंघ की नींव डाली। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली की नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में बहुत कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वे चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। विडंबना यह है कि तत्कालीन सत्ता के खिलाफ जाकर सच बोलने की जुर्रत होने वाले डॉक्टर मुखर्जी को कि इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात ये है कि आज भी देश की जनता उनकी रहस्यमयी मौत के पीछे की सच को जान पाने में नाकामयाब रही है। डॉक्टर मुखर्जी इस प्रण पर सदैव अडिग रहे कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंग है। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। समान नागरिक संहिता बनने की बात करने वाले भी कभी पलटकर ये नहीं जानना चाहते कि किसने और क्यों मारा। कश्मीर के रक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारत संविधान के अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारत सरकार से बिना परमिट लिए हुए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। डॉक्टर मुखर्जी इस प्रावधान के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि नेहरू जी ने ही ये बार बार ऐलान किया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य का भारत के 100% विलय हो चुका है। फिर भी यह देखकर हैरानी होती है कि इस राज्य में कोई भारत सरकार से परमिट लिए बिना दाखिल नहीं हो सकता। मुखर्जी ने यह कहा कि मैं नहीं समझता कि भारत सरकार को यह हक है कि वह किसी को भी भारतीय संघ के किसी हिस्से में जाने से रोक सके, क्योंकि खुद नेहरू ऐसा कहते हैं कि इस संघ में जम्मू व कश्मीर भी शामिल है। उन्होंने इस प्रावधान के विरोध में भारत सरकार से बिना परमिट लिए हुए जम्मू व कश्मीर जाने की योजना बनाई। इसके साथ ही उनका अन्य मकसद था वहां के वर्तमान हालत में स्वयं को वाकिफ कराना, क्योंकि जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की सरकार ने वहां से सुन्नी कश्मीरियों मुसलमानों के बाद दूसरे सबसे बड़े स्थानीय भाषीय डोगरा समुदाय के लोगों में असहनीय जुल्म ढाना शुरू कर दिया था। 1950 के आसपास ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं पर जानलेवा हमले शुरू हो गए। करीब 50 लाख हिंदू ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत वापस आ गए। हिंदुओं की यह हालत देखकर मुखर्जी चाहते थे कि देश पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। वह कुछ कहते इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने समझौता कर लिया था। समझौता के मुताबिक दोनों देश के रिफ्यूजी बिना किसी परेशानी के अपने अपने देश आ जा सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत ही कैबिनेट में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही उन्हें रिफ्यूजी की मदद के काम में खुद को झोंक दिया। आखिरकार कश्मीर को अलग कर दिया गया। उसे अपना एक नया झंडा और नई सरकार दे दी गई। एक नया कानून भी, जिसके तहत कोई दूसरे राज्य की व्यक्ति वहां जाकर नहीं बच सकते थे। मतलब 370 धारा लगा दिया गया। तो ये बहुत गलत हुआ, लेकिन इस धारा को हटाने के लिए हमारे बीजेपी के सरकारों ने बहुत ही मदद किया है और हट भी गया है ये कानून। तो बहुत ही अच्छी बात है।
और गौ हत्या भी बंद होना चाहिए। साधु संतों की रक्षा सुरक्षा होना चाहिए। जय श्री राम।